Assalamu alaikum. This is Dr. Zubia Asrar Ahmed. This lecture will cover market mechanism. For understanding what is the market mechanism, we must have to get an idea of what is markets. A geographical location where the potential buyer and the potential seller comes together for the purpose of exchanging goods or services is known as a market. कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे बायर और सेलर और ऐसा बायर और ऐसा सेलर जो कि ख़रीदने और बेचने में दोनों में इंटरेस्टेड हो, अगर वो आपस में एक ट्रांजैक्शन करते हैं ऑफ अ गुड और सर्विस, उस पर्टिकुलर लोकेशन को हम मार्केट कहते हैं। और एक मरतबा कभी मार्केट सेटल हो जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा है कि हमारे पास फिक्स मार्केट प्लेसेस बने हुए होते हैं जहाँ पर ओवरऑल पर्पस के लिए यानी कि सेलर मौजूद होता है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग और बायर मौजूद होता है फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग। तो अगर वो पर्टिकुलर परमानेंट प्लेसेस ऑफ मार्केट डिटरमिन हो जाते हैं तो दैट वुड reduces the transaction cost of exchange. That would reduce the transaction cost of exchange, which includes cost of time and information required for exchange. टेम्पररी मार्केट प्लेसेस में कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज मौजूद होती है, लेकिन अगर परमानेंट मार्केट प्लेसेस सेटल हो जाती हैं तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ टाइम और इंफॉर्मेशन ये दोनों बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि कौन सी प्रोडक्ट किस जगह से मिलेगी और सेलर को पता होता है कि मेरा जो अग्रीड बायर है वो मेरे पास ही आएगा क्योंकि मेरी लोकेशन फिक्स है और उसको इन्फॉर्म्ड है। तो ये एक बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है परमानेंट मार्केट प्लेसेस का। दाव टेम्पररी मार्केट प्लेसेस भी सेटल हो जाते हैं वो ऐसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पर जब भी कोई बाइंग एंड सेलिंग का अग्रीमेंट हैपन होता है, ये एग्जिस्ट करता है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी मार्केट प्लेस होती है। ओके, व्हाट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम? ये आपको ब्लर सा एक कर्व भी नज़र आ रहा होगा जिसमें हमने कुछ सिचुएशन आपको दिखाई है, तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। The operation of the market depends on the intersection between the buyers and seller. Market तभी exist करती है when there is an intersection between the buyers and seller. Therefore, we can say that an equilibrium is a condition that exists when the quantity supplied is and the quantity demanded are equal, or we can say that an equilibrium is a condition that exists when the quantity supplied is equal to the quantity demanded. At equilibrium, there is no tendency for the market price to change. Once the agreement between the buyer and seller has been taken place, and both are mutually agreed for the purpose of exchanging good or either service, the price at which that equilibrium has been taken place, the price will get fixed on, or there won't be any tendency of the market price to change further. Market equilibrium. अगर हम मार्केट इक्विलिब्रियम को ग्राफिकली देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पर दो पार्टिसिपेंट्स हैं, एक सेलर और एक है बायर। इस वक्त आपके पास जो डिमांड कर्व यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग द बायर। Only in equilibrium situation quantity supplied is equal to the quantity demanded. सिर्फ equilibrium condition पर ही मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। आपने देखा कि इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही जगह पर हो रहा है, हर जगह पर नहीं हो रहा। तो equilibrium situation is the condition where the buyer and the seller are mutually agreed with each other. Therefore, an agreed market price at P naught at a particular quantity Q naught has been determined. At any price level other than P naught, the wishes of the buyers and seller do not coincide. अगर मैं कोई भी और प्राइस इस पॉइंट के अलावा लूँ, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे दिखाया आपको एट पॉइंट P1, तो वी कैन से दैट कि किसी भी सूरत में मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि एट पॉइंट B there is no intersection, neither intersection is happening at point D.
अगर मैं एट पॉइंट बी को कंसीडर करूँ तो ये है डिमांड कर्व। डिमांड में मुझे नज़र आता है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है Q0 से हम Q1D पर आ गए हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर पोजीशन पर सप्लाई ने अपनी कंडीशन को मूव नहीं किया। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं मार्केट में जाके कुछ ख़रीदना चाहती हूँ तो अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो मेरा जो थिंकिंग है कि मैं इतनी पर्टिकुलर क्वांटिटी में बाइंग करूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगी। Similarly, at this price, seller will try to offer you a larger quantity at point Q1S, but this won't be happen until the buyer is agreed. अगर buyer agreed होता तो हमारा equilibrium यहाँ पर shift हो जाता, लेकिन क्योंकि buyer agree नहीं है तो हमारा equilibrium यहाँ पर shift नहीं हुआ, इसीलिए हम अपने ही equilibrium position पर मौजूद होंगे और यही वो particular quantity होगी जो कि buyer will be agreed to buy and seller will be agreed to sell at this particular price P0. तो कोई और भी प्राइस, चाहे वो P1 हो, P2 हो, P3 या वट एवर द प्राइसेस आर अदर देन इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो सिचुएशन मार्केट में इक्विलिब्रियम डिटरमिन नहीं करेंगी और बायर और सेलर के दरमियान में म्यूचुअल एग्रीमेंट डेवलप नहीं होगा। Now we have to go for market mechanism condition, the characteristics of the equilibrium or the market clearing price. इसमें हमारे जो major characteristics हैं, that includes a situation. Number one, the market equilibrium is happening in a situation where the quantity demanded is equal to the quantity supplied. Number one, there is no existence of shortage, means there is no existence of excess demand, and there is no existence of excess supply, और there will be no pressure on the prices to change. वो एक पर्टिकुलर पॉइंट हमारा डिटर्मिन हो जाता है जहाँ पर ये सारी कंडीशंस अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तो दैट सिचुएशन विल बी नोन एज अ perfect market mechanism at a perfect equilibrium condition. Now we have to go for market disequilibria. अब हमें पता होना चाहिए कि मार्केट डिसइक्विलिब्रिया कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। आप ये देख रहे हैं कि the equilibrium point over here in this graph has been already determined within the intersection of demand and supply curve at point P0 and Q0. और हमें ये market equilibrium नज़र आ रहा है कि the seller and the buyer are both mutually agreed at a particular price P0 for buying a particular quantity Q0. अब इसमें disequilibria कैसे exist होता है? तो there are two conditions of disequilibria. पहली condition हम यहाँ पर पढ़ते हैं, which is known as excess demand. Excess demand or shortage is the condition that exists when the quantity demanded exceeds quantities supplied at a current price. अगर quantity demanded quantity supplied से बड़ी हो जाती है तो इस particular situation को हम excess demand कहते हैं। और ये कब होगा? That is the condition if price P0 से डिक्रीज होके Q1 पर आ जाती है, यानी कि P0 से P1 पर आ जाती है, तो इस पे हमें नज़र आ रहा है कि डिमांड विल रीचेस टू QD1, वो इस पॉइंट D पर आ जाती है। तो ये जो डिमांड हमारे पास यहाँ पर बढ़ गई है, तो यही हमारी, अगर हमारी प्राइस डिक्रीज होगी तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। दैट इज़ व्हाट रीजन वी आर सेइंग एक्सेस डिमांड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं हो रहा, बिकॉज एट दिस पॉइंट हमने देखा कि सप्लाई मार्केट में शॉर्ट हो गई है, क्योंकि सप्लायर इज नॉट अग्री टू सेल अ लार्जर सम ऑफ अ क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइस, एंड दैट इज ऑल्सो वायलेटिंग द रूल। दिस कंडीशन is known as excess demand, क्योंकि क्या है कि बायर चाहता है कि वो Q0 के बजाय Q1D हासिल कर ले, और सेलर ने कहा कि मैं Q0 के बजाय Q1S की क्वांटिटी आपको दूंगा। तो therefore when the quantity demanded exceeds the quantity supplied, the price tends to rise until reaches to the equilibrium condition. तो प्राइस जो है वो प्रेशर करेगी ऊपर की तरफ, और इससे क्या होगा कि
जो बायर है वो अपनी डिमांड को ट्राई करेगा रिड्यूस करने में, और सेलर ट्राई करेगा अपनी डिमांड को, अपनी जो सप्लाई को इंक्रीज करने में, और दे वुड रीचेस टू द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये प्रोसेस कब होगा? ये प्रोसेस बार्गेनिंग के थ्रू होगा। और ये बार्गेनिंग में यूजुअली आपने देखा होगा कि आप हमेशा जब कभी भी मार्केट में जाके कुछ कमोडिटी बाय करते हैं, यू विल बी ट्राइंग टू ग्रैब मोर क्वांटिटी, बट द सेलर इज ऑल्सो ट्राइंग टू ग्रैब more money in return of a more quantity. Therefore, वो दोनों अपनी अपनी पावर्स को यूज करते हैं, और दे पीपल विल रीचेस फाइनली टू वन म्यूचुअली अग्रीड पॉइंट। अगर बायर लार्जर सम से स्टार्ट करता है तो दैट इज यूजुअली हैपनिंग इन ए कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड। आपने देखा कि प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई है और ऊपर आके अग्रीड पॉइंट पर सेटल हुई है एट अग्रीड क्वांटिटी। दिस सिचुएशन इज नोन एज द एक्सेस डिमांड और अ शॉर्टेज। और ये तभी कंडीशन एग्जिस्ट करती है जब मार्केट में पर्टिकुलर कमोडिटी की शॉर्टेज होती है। अगर मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो तो ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। Now for the second case, market disequilibrium, अब हमारे पास एक सेकंड सिचुएशन नजर आ रही है। दिस इज द मार्केट डिमांड कर्व, और इस पर्टिकुलर मार्केट डिमांड कर्व में हमें यहाँ पर अगर मैं पॉइंट P1 लेती हूँ तो एट पॉइंट P1 दिस इज अबव द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, एट पॉइंट P1 द बायर इज अग्रीड टू बाय B point with a QD1 smaller quantity, and the seller is agreed to sell a larger quantity। मतलब ये है कि मार्केट में टेंडेंसी है ज़्यादा प्रोडक्ट की, लेकिन बायर इज नॉट विलिंग टू बाय अ लार्जर क्वांटिटी। Why this is happening? That is happening due to the excess supply. Excess supply or surplus is the condition that exists when the quantity supplied exceeds quantity demanded at a current price। ये हमारी कंडीशन थी जिसमें सेलर चाहता है कि बायर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी बाय करे, और बायर जो है क्योंकि हायर प्राइस है उसकी वजह से ज़्यादा क्वांटिटी बाय करने में अग्रीड नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में when the quantity supplied exceeds the quantity demanded, price tends to fall until reaches to the equilibrium condition। ये उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन हुआ, यानी कि दोनों अपना प्रेशर लगाएंगे एंड द पीपल विल अगेन रिस्टोर टू द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इससे क्या होगा कि प्राइस जो है, अब यहाँ पर प्रेशर किसका लगाया है? यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा जो लगाया है वो बायर ने लगाया है। पिछली कंडीशन में ज़्यादा प्रेशर जो है वो सेलर लगा रहा था। ठीक है, यहाँ बायर ने प्रेशर लगाया और प्राइस टेंड्स टू डिक्लाइन एंड रीचेस टू द इक्विलिब्रियम कंडीशन। और ये कब हुआ? ये इस तब हुआ कि सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, सप्लाई की प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा मौजूद है इन द मार्केट, यानी कि सप्लाई टेंडेंसी ज़्यादा है इन द मार्केट। देयरफॉर द supplier will be agreed to lower or declining the price and reaches to the mutually agreed quantity of the buyer as well। और फिर उस दाव the quantity has been reduced but the price has also been reduced, तो ये at least बायर की विश से ज़्यादा की क्वांटिटी है और सप्लायर की विश से थोड़ी लेसर क्वांटिटी है, बट एक म्यूचुअल अग्रीड क्वांटिटी पर जो है सेटलमेंट दोनों के दरमियान में हो जाती है। तो ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और अबव 2 पॉइंट्स आर द डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस व्हिच वर हैपनिंग ड्यू टू द एक्सेस सप्लाई सिचुएशन। These are the two cases for the market disequilibrium। Now, changes in the market equilibrium. Market equilibrium prices are determined by the relative level of supply and demand। प्राइस में जब कभी भी चेंजेस आते हैं तो वो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि थ्योरी ऑफ सप्लाई और थ्योरी ऑफ डिमांड में, कि दैट इज हैपनिंग ड्यू टू द चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई क्वांटिटीज, अगर उनकी प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं। Similarly, the supply and demand are determined by the particular values of supply and demand determining variables। जो other factors हैं, these are also causing changes in the demand and supply movements। Therefore, changes in any one or the combination of these variables can cause a change in the equilibrium price or the quantity। Means any of the other factors other than price are causing changes in the quantity supplied or the quantity demanded। Therefore,
उसकी वजह से ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और वो कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं? दीज डिटर्मिनेंट्स की यू कैन इजीली स्टडी विद माय प्रीवियस लेक्चर्स हैव बीन डिलीवर्ड ऑन द थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड थ्योरी ऑफ डिमांड एज वेल। नाउ वन केस, इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। ये आपके पास दो कर्व साइड बाय साइड नज़र आ रहे हैं। हम इन दोनों कर्व्स पे केसेस को देख लेते हैं। पहले हम वन केस देखते हैं। जो आपको ये कर्व नज़र आ रहा है, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये मार्केट इक्विलिब्रियम सिचुएशन हैज़ बीन डेवलप्ड एट पॉइंट पी नॉट एंड क्यू नॉट between the demand and supply. Higher demand leads to the higher equilibrium price and higher quantity demanded. ठीक है, यहाँ पे और हायर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्योंकि मैं टर्म क्वांटिटी डिमांडेड नहीं ले सकती क्योंकि दिस इज द मार्केट प्लेस। तो higher demand leads to a higher equilibrium price and higher equilibrium quantity. अगर demand due to change in any of the other factor change होता है तो demand का will shift upward to the right or that would shift it from D to D dash, ठीक है, D to D bar. Therefore ये equilibrium point जो है वो भी shift होगा and that would leads to a new equilibrium point and therefore price will increase as well as the quantity will also increases to the new equilibrium situation. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिमांड कर्व शिफ्ट करता है टू द राइट तो ऐसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल आल्सो इंक्रीज। Similarly, increase in supply or higher supply leads to a lower equilibrium price and higher equilibrium quantity. Lower equilibrium price and higher equilibrium quantity. सप्लाई अगर इंक्रीज होती है तो आपने देखा होगा कि मार्केट में अगर ज़्यादा प्रोडक्ट मौजूद हो और जो बायर है वो अपनी पर्टिकुलर टेंडेंसी के साथ ही मौजूद हो, बायर में कोई शिफ्ट नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सेलर की टेंडेंसी में शिफ्ट आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट में क्वांटिटी बल्क में मौजूद होगी तो क्या सिचुएशन डेवलप होगी, हम इसको देख लेते हैं। सप्लाई कर्व विल शिफ्ट फ्रॉम एस टू एस बार टू द डाउनवर्ड, राइट शिफ्ट ही हुआ है लेकिन टू द डाउनवर्ड, ठीक है। तो हम we will be reaches to another equilibrium position over here and this equilibrium position indicates that price has decreased from P0 to P1 though the quantity have been increased from Q0 to Q1, ठीक है। सप्लाई में अगर इंक्रीज होता है तो प्राइस डिक्रीज होती है और क्वांटिटी इंक्रीज होती है, और डिमांड में अगर इंक्रीज होता है तो प्राइस इंक्रीज होती है और उसके साथ साथ क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है। ये फिनोमेना आपको समझ आ गया है? दैट इज गुड। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, decrease in demand and supply. Similar case है हमारे पास। The first one is lower demand leads to a lower price and lower quantity. If the demand curve will shift from D to D bar, यानी कि shifting to the leftward, तो ऐसी सिचुएशन में न्यू इक्विलिब्रियम डिटरमिन हो जाएगा और दैट इक्विलिब्रियम इंडिकेट्स दैट the equilibrium price is changing from P0 to P1 and similarly quantity is decreasing from Q0 to Q1। और इससे में साफ नजर आ रहा है कि हमारा जो नया इक्विलिब्रियम डिटरमिन हुआ एट दिस इक्विलिब्रियम price have been decreased, similarly the quantity has also been decreased। Now move on to the next point, हम इस कर्व पर आ जाते हैं। If lowering the supply, lower supply will leads to the higher price and lower quantity exchanged, means सप्लाई को अगर हम शिफ्ट करते हैं लोअर, यानी कि अगर सप्लाई कम होती है तो सप्लाई का विल शिफ्ट अपवर्ड टू द राइट, दोनों राइट ही शिफ्ट हुए हैं, ये आपको मूवमेंट्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है, upward to the right from S to S bar and reaches to the new equilibrium position, and that indicates that
the price have increased from P0 to P1, though quantity have been reduced from Q0 to Q1. It means lower demand will decrease the price, similarly decrease the quantity, but lower supply will increase the price and decrease the quantity. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों साइड पे क्वांटिटी तो डिक्रीज हो रही है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइस इज डिफरेंट. ठीक है, इस बात को आपने बहुत इम्पोर्टेंटली फोकस करना है क्योंकि इस वक्त आपका जो सप्लाई और जो डिमांड कर्व है वो मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में मौजूद है और हम इसमें नया इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर रहे हैं बाय रीचिंग टू द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हाट इज हैपनिंग इन ओवरऑल मार्केट. नाउ चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम, हम थोड़ा इसको अब डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से चेक कर लेते हैं. ये हमारे पास एक ग्राफ मौजूद है जो क्वांटिटी एक्सेस और प्राइस एक्सेस है. दिस इज द डिमांड कर्व एंड दिस इज द सप्लाई कर्व, और इन दोनों के इंटरसेक्शन पर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम कंडीशन भी डिटर्मिन्ड हो गई है एट पॉइंट P1 एंड Q1. ये भी मैं काफ़ी मरतबा आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. नाउ व्हाट इज़ द केस if the raw material prices fall? raw material किसका determinant है? raw material जो है, the changes in the prices of cost of production is basically related to the supply. तो ये फैक्टर जो है ये बेसिकली सप्लाई का फैक्टर है. तो इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल में चेंज आएगा तो डिमांड में तो कोई चेंज नहीं आएगा. किस में चेंज आना चाहिए? सप्लाई कर्व में चेंज आना चाहिए. तो उन्होंने कहा है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस फॉल. रॉ मटेरियल प्राइसेस फॉल इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज़ डिक्लाइन. जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज़ डिक्लाइन तो इसका मतलब क्या हुआ कि सप्लाई विल इंक्रीज. इसका मतलब क्या हुआ? डिक्रीज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट विल लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई कर्व. तो जैसे ही क्वांटिटी सप्लाई कर्व ऊपर आता है तो सप्लाई कर्व विल मूव फ्रॉम S टू S बार. आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं इस P1 पॉइंट के साथ इसको मैच करती हूँ तो वी विल रीच टू दिस पॉइंट एट क्वांटिटी Q2. लेकिन यहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम मौजूद नहीं है. इक्विलिब्रियम हमारा किस पॉइंट पर आया है? इक्विलिब्रियम आया है हमारे पास at this point with the quantity Q3 and P2. This now explain that the curve is shifted from S to S bar, or the surplus situation in the price in terms of price P1 have leads the quantity from Q1 to Q2, but in equilibrium condition the new price have been determined at point P2 where the quantity has been determined as Q3. ठीक है, तो ये जो इंक्रीज इन सप्लाई आया था जिसकी वजह से सप्लाई कर्व शिफ्टेड टू द नेक्स्ट कंडीशन. तो अगर मैं प्राइस 1 के साथ उसको लीड करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटी आ जाती है Q2, लेकिन इस क्वांटिटी को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्सेस सप्लाई है. तो हम क्वांटिटी कौन सी लेंगे? वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी एंड दैट इज Q3 which has been determined, and explaining that the increase in supply यानी कि हायर सप्लाई रिड्यूसेस द प्राइस एंड इंक्रीजेस द क्वांटिटी, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस भी किया था. क्लियर है? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस. दोबारा हम वही केस डिटरमिन कर लेते हैं विद इन डिफरेंट एस्पेक्ट. This is our demand curve and this is our supply curve and this is the equilibrium condition. Now if the income is increasing, income किसका determinant है? income जो है वो basically demand का determinant है. तो if income is increasing that would leads to increase the quantity demanded. यानी कि अगर मेरी income अच्छी हो जाएगी तो now I will be able to buy more quantity. So we will be reaches to more quantity. तो ऐसी सिचुएशन वो कब डेवलप होगी? जब when the demand curve move from D to D1. कर्व जो है वो मूव करेगा फ्रॉम D to D1. तो वो जो है इंटरसेक्शन कहाँ पर हुआ है? एट दिस पॉइंट विद द प्राइस
P2 and Q3। लेकिन अगर मैं पीछे इसको देखूं विद द प्रीवियस पॉइंट कर्व, तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है ऐसी सिचुएशन में कि हमारे पास जो पुरानी जो क्वांटिटी थी और प्राइस थी उस पर क्या हैपनिंग हो रही है ये भी आपको नज़र आ रही है, तो वो मुझे समझ आता है दे इज़ शॉर्टेज। तो हमें यहाँ पे क्या सिचुएशन नज़र आती है, डिमांड का विल शिफ्ट टू D1, ठीक है, शिफ्ट हो गया D1। ये शॉर्टेज कैसे कॉज हो रही है, एट प्राइस P, ठीक है, एट प्राइस P1। इक्विलिब्रियम प्राइस जो पुरानी थी वो तो थी Q1, लेकिन शॉर्टेज की कंडीशन में क्वांटिटी कैन बी लीड्स टू Q2, ठीक है, क्वांटिटी कैन बी लीड्स टू Q2। वो कौन सी क्वांटिटी थी, वो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी पर, ठीक है, वो Q2 पे जा सकती है। लेकिन ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस और डिमांड कर्व शिफ्ट किया, reaches to the new equilibrium condition at the situation at price P2, the quantity has increased from Q1 to Q3। तो हम Q2 क्वांटिटी नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि इस पर कोई इक्विलिब्रियम नहीं आया है। हम कौन सी क्वांटिटी कंसीडर करेंगे, हम वो सिचुएशन कंसीडर करेंगे जहाँ पर न्यू इक्विलिब्रियम हैज़ डिटर्मिन्ड एंड दैट हैज़ बीन डिटर्मिन्ड एट द क्वांटिटी Q3 विद द प्राइस P2, ठीक है। तो इसका मतलब हमें साफ समझ में आ रहा है कि अगर इनकम इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कर्व शिफ्ट करेगा टू द राइट, और इससे हम नए इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ जाएंगे जिससे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, दाउ द प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, क्योंकि हमारे इनकम साइज बेटर हो गया है, सप्लाई में कोई तब्दीली नहीं आई है, ठीक है। तो अगर इनकम साइज बेटर हो गया तो प्राइस भले इंक्रीज हो रही हो लेकिन मैं अपनी सब क्वांटिटी बढ़ा दूंगी कंजम्पशन की। Now changes in equilibrium condition in both scenarios. This is the demand curve and this is the supply. This is the equilibrium condition at P1 and Q1. If the income increases and raw material prices fall or decreases. If the income increases, we know that quantity demand will also increase. इसका मतलब है कि curve will shift to the right. ये हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में अब मूव करते हैं कि रॉ मटेरियल जो है वो फॉल हो गया, दोनों केसेस को एक साथ ही ले रहे हैं, ठीक है। अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो गई तो सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज, तो सप्लाई का विल शिफ्ट ऑल्सो टू द राइट डाउनवर्ड, ठीक है। वो नया पोजीशन पर आएगा और सप्लाई भी इंक्रीज होगी। अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को चेक करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल बी रीचेस टू द न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन म्यूचुअली, वो एक नए कर्व पे डिटर्मिन हो गया। पहले ये इक्विलिब्रियम कंडीशन था पुराने कर्व्स पे, अब ये दोनों नए कर्व हैं इस पे डिटर्मिन होता है एंड दैट एक्सप्रेस एज द प्राइस हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम P1 to P2 and the quantity have also been increased from Q1 to Q2। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ओवरऑल दोनों में टेंडेंसी नज़र आ रही है कि कंज्यूमर का बाइंग टेंडेंसी बढ़ गया है और सेलर के जो खर्चे थे वो कम हो गए हैं। तो इससे हमें नज़र आया कि प्राइस थोड़ी सी बढ़ेगी लेकिन क्वांटिटी जो अवेलेबल है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। The results indicates that the increase in demand is greater than the increase in supply, ठीक है। First, second condition, the equilibrium price and quantity increase to P2 and Q2, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं और समझ भी आ गई हैं क्योंकि दोनों ने एक अच्छा इम्पैक्ट दिया है। तो दोनों का अगर अच्छा रिस्पांस आया तो ओवरऑल प्राइस में तब्दीली तो आएगी बहरहाल, लेकिन बहुत माइनर तब्दीली आएगी। और ये भी प्राइस में इस वक्त जो तब्दीली आपको नज़र आ रही है, द रीज़न इज़ दैट कि बायर इज़ नाउ विलिंग टू बाय मोर। Now we have to move on to work examples। हम थोड़ी work examples भी देख लेते हैं ताकि आपको एक और अच्छा idea हो जाए। The price of eggs revisited। The real price of eggs fall 59% from 1970 to 1998। Supply curve due to the increased mechanization of the poultry farming and the reduced cost of production। Supply increased
due to the increased mechanization of the poultry farming and reduced cost of production. First, supply increased. ठीक है. Second case, demand decreased due to the increasing consumers' concerns over the health and cholesterol consequences of eating eggs. कंज्यूमर को कुछ हैजर्ड्स हैं जिसकी वजह से उसकी डिमांड डिक्रीज हो रही है और मैकेनाइजेशन की वजह से सप्लाई इंक्रीज हो रही है. ओवरऑल रियल प्राइस में क्या चेंज हो रहा है अब हम इसको देख लेते हैं. दिस इज द मार्केट डिमांड कर्व फॉर द एग, मार्केट कर्व फॉर द एग्स. ठीक है, हमने दोनों एक्सेस क्वांटिटी और प्राइस के लिए मेजर कर लिए. नाउ दिस इज द डिमांड कर्व. ये 1970 का कर्व हो रहा है. ठीक है, अच्छा जी, 1970 पे डिमांड कर्व ये था और सप्लाई कर्व ये था. एट दिस पोजीशन हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस थी 15 एंड क्वांटिटी थी 5500 यानी कि 5500. नाउ व्हाट हैज हैपेंड, डिमांड जो है क्योंकि कंज्यूमर की हैजर्ड्स की वजह से डिक्लाइन हो जाती है और सप्लाई जो है मैकेनाइजेशन की वजह से इंक्रीज हो जाती है इन 1998. Now we will be reaches to the new equilibrium position. This will be our new equilibrium position. इसमें हमें क्या नजर आ रहा है कि at this condition जो नया equilibrium position हमारे पास determined हुआ है, prices fall from 15 to 6.15 क्योंकि mechanizations और new techniques आ गए. तो now the egg farming has increased. Now the quantity of consumption reduce हुई थी तो overall प्रोडक्शन पर भी इम्पैक्ट आया उसका. ओवरऑल जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो कहाँ पर आ गई, वो 5500 से 5300 तक आ जाती है. तो दिस इज़ द ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि कंज्यूमर हैजर्ड्स थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशन नहीं आया क्वांटिटी में. द क्वांटिटी हैज़ इंक्रीज्ड और जो प्राइस है वो रिड्यूस हो गई थी. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस, द प्राइस ऑफ अ कॉलेज एजुकेशन. The real price of a college education rose 68% from 1970 to 1995. Supply decreased due to a higher cost of equipping and maintaining modern classrooms, laboratories, and libraries, and higher faculty salaries. Supply decreased. Supply decrease यानी कि जो cost of education है वो increase हुई है. Demand increased due to a larger percentage of a larger number of high school graduates attending college. ठीक है, अब लोगों ने पहले के मुकाबले में ज़्यादा एजुकेशन हासिल करना शुरू कर दी है. दिस इज आवर कर्व अगेन. ये 1970 का हमारा डिमांड कर्व है और ये 1970 का सप्लाई कर्व है फॉर द एजुकेशन ऑफ कॉलेजेस जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि 8.6 million of students were enrolled with the minimum cost in rupees 2530 rupees. ठीक है, यानी कि ये उसकी फीस है. Demand has drastically increased quite large. 1970 से 1995 में हमारी डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है. दाउ सप्लाई में क्या कंडीशन आई है, सप्लाई जो है जो कॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं वो थोड़े कंपैरेटिवली रिड्यूस हुए हैं क्योंकि अब उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, लेकिन इतने ज़्यादा रिड्यूस नहीं है, लेकिन मार्जिनली रिडक्शन हमें नज़र आ रहा है. ठीक है, तो वी विल बी रीचेस टू द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्सप्लेन्स अस that the fees structure has revised और फीस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई. 4248 रुपये यानी कि 4248 rupees, and the students tendency has also increased to 14.9 millions of students got enrolled in 1995. ठीक है, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि students are now more towards getting educated. Though the number of colleges have reduced to certain extent, but the reason behind is the quality or standards of provision of education have improved. तो उसकी वजह से supply जो है curve will shifted to upward to the right और जिसकी वजह से जो
सप्लाई कॉस्ट है वो बढ़ गई है और उसकी सप्लाई कॉस्ट बढ़ने की वजह से ओवरऑल स्टूडेंट फीस में इंक्रीज आ गया है. I hope guys you got the better understanding about all these scenarios or the cases. मैंने कुछ different cases भी आपके साथ डिस्कस किए, इसके साथ साथ एग्जाम्पल्स भी आपके साथ डिस्कस की, ताकि आपको मार्केट मैकेनिज्म जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए. For this class, thank you very much till now. Allah Hafiz.